हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। जैसा कि आपको पता है, आपका एग्ज़ाम जो है सीटेट का वो जल्द होने वाला है। तो उसी बेसिस पे जो है मैं बाल विकास के यानी सीडीपी के जो है कुछ टॉपिक्स ला रहा हूँ आपके लिए। कल जो है हम लोगों ने जो है किस पर बात की थी, जीन पियाजे वाइगोस्की और कोहलबर्ग पर आधारित 70 प्रश्नों के बारे में बात हुई थी। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उस वीडियो को एकदम अच्छे से देखिएगा, गारंटी देता हूँ। जो पियाजे वाइगोस्की और कोहलबर्ग का टॉपिक है, आप आसानी से तैयार कर लेंगे और एग्ज़ाम में अगर जो भी पूछा जाएगा उनके बारे में अच्छा करके आएंगे, यानी सभी प्रश्न सही करके आएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है बहुबुद्धि का सिद्धांत और एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा। ये ऐसा टॉपिक है जो आपको एग्ज़ाम में कम से कम 10 अंक दे सकता है। सीटेट का ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है 3 से 4 नंबर का पूछा ही जाता है, और भी ज़्यादा अंक पूछे जा सकते हैं। तो पहले जो है हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, लास्ट में आपके लिए जो है एमसीक्यूज़ होंगे। यानी कह सकते हैं जैसे बहुबुद्धि का सिद्धांत हमने पढ़ा, उसके बाद आपको एमसीक्यूज़ मिलेंगे। एनसीएफ 2005 पढ़ा तो उसके बाद एमसीक्यूज़ मिलेंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो आप देख रहे होंगे इनको, ये जो हैं आपके, ये हैं हावर्ड गार्डनर। इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। ये कहते हैं मस्तिष्क के 8 भाग होते हैं, मस्तिष्क के 8 भाग होते हैं और इनसे जुड़ी हुई 8 बुद्धियाँ होती हैं। ठीक है। और ये जो इंटेलिजेंस होती है यानी जो बुद्धियाँ होती हैं स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। प्रारंभ में इन्होंने बताया कि जो इंटेलिजेंस हैं वो 7 होती हैं, लेकिन 1998 में इन्होंने 8वीं बुद्धि बताई है, जिसे प्रकृतिवादी बुद्धि कहते हैं। एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें 8 इंटेलिजेंस पर बात होती है, तो हम लोग 8 इंटेलिजेंस पर बात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। देखिए, सन 2000 में इन्होंने 9वीं बुद्धि के बारे में बताया और उसका नाम रखा अस्तित्ववादी बुद्धि। तो देखते हैं कौन कौन सी इंटेलिजेंस हैं और कौन से व्यक्ति कौन से इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ होता है। तो हम लोग जानेंगे बुद्धि के प्रकार के बारे में कि हावर्ड गार्डनर ने कौन सी बुद्धि के प्रकार बताए हैं। तो पहली बुद्धि है भाषाई बुद्धि, वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। मैंने अभी आपको बताया है कि जो गार्डनर महोदय हैं वो कहते हैं कि मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो भागों में डिवाइड होता है और इस भाग से जो है एक इंटेलिजेंस जुड़ी हुई होती है। और मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास जो है भाषाई बुद्धि है, यानी उसका जो भाषाई बुद्धि वाला मस्तिष्क का पार्ट है वो अच्छे से विकसित है, तो उसके पास जो है शब्द भंडार अधिक होगा, शब्द ज्ञान अधिक होगा। वो जो है अच्छी कविताएं लिख लेगा, अच्छी नावेल्स लिख लेगा, अच्छी पोएम्स लिख लेगा और न्यूज़ को जो है अच्छी तरीके से लिख पाएगा। तो वो जो है जिसके पास जो है भाषाई बुद्धि वाला मस्तिष्क का भाग अच्छा विकसित होगा, वो लेखक, कवि और रिपोर्टर और अच्छा वक्ता हो सकता है। अगले है तार्किक गणितीय बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। यानी अगर किसी व्यक्ति का मस्तिष्क का वह भाग जो तार्किक गणितीय बुद्धि से जुड़ा हुआ है और वह अच्छे से विकसित है, तो वो तर्क कर लेगा, गणित संबंधी उसके पास जो है अच्छा ज्ञान होगा और ऐसा व्यक्ति जो है वैज्ञानिक, गणितज्ञ और अकाउंटेंट हो सकता है। आपने देखा होगा जो वैज्ञानिक होता है, जो साइंटिस्ट होता है, उसके पास तर्क करने की काफ़ी अच्छी बुद्धि होती है। ऐसे गणितज्ञ और अकाउंटेंट के पास गणित संबंधी अच्छा नॉलेज होता है। तो जिस भी व्यक्ति का मस्तिष्क का तार्किक गणितीय बुद्धि वाला हिस्सा जो है अच्छे से विकसित होगा, तो वह वैज्ञानिक, गणितज्ञ और अकाउंटेंट हो सकता है। अगला है संगीतात्मक बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। यानी किसी व्यक्ति के मस्तिष्क का वह भाग जो संगीतात्मक बुद्धि से जुड़ा हुआ है और वह अच्छे से विकसित है, तो वो म्यूजिक कंपोजर, अच्छा संगीतकार हो सकता है। ठीक है। अगला है स्थानिक बुद्धि, स्पेशियल इंटेलिजेंस। स्थानिक बुद्धि यानी एक किसी स्थान विशेष से जुड़ा हुआ होता है। जैसे मान लीजिए जो आर्किटेक्चर होता है उसके पास जो है स्थानिक बुद्धि होती है, क्योंकि जो उसका मस्तिष्क का भाग है स्पेशल बुद्धि वाला वो अच्छे से विकसित होता है। और अगर वो उसको जो है कोई प्लाट दे दिया जाए कोई मकान बनाने के लिए, वो जो है 3D इमेज क्रिएट कर लेता है। ठीक है। तो जिसके पास स्पेशल इंटेलिजेंस होती है वो 3D इमेज क्रिएट करता है। और स्थानिक बुद्धि वाला आर्किटेक्चर हो सकता है, चित्रकार हो सकता है, मूर्तिकार हो सकता है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है शारीरिक गतिक बुद्धि, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। देखिए, अगर किसी व्यक्ति का मस्तिष्क का वह भाग जो शारीरिक गतिक बुद्धि से जुड़ा हुआ है और वह अच्छे से विकसित है, तो वह डांसर, जिम्नास्ट, हॉकी प्लेयर,
फुटबॉल खिलाड़ी, शल्य चिकित्सक और पायलट हो सकता है। यानी उसका जो शारीरिक गतिक बुद्धि वाला मस्तिष्क का हिस्सा है वो अच्छे से विकसित होगा और वह अपनी बॉडी पर जो है अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा। आपने देखा होगा डांसर है, जिम्नास्ट है, तो वो जो है अपने शरीर को किसी भी प्रकार से अच्छे से मोड़ सकते हैं क्योंकि उनकी जो बुद्धि है, शारीरिक गतिक बुद्धि, वो काफ़ी डेवलप्ड होती है। इसी प्रकार हॉकी प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर, आपने देखा होगा जब भी गोल करना होता है दो खिलाड़ियों के बीच से जो है दौड़ते हुए चले जाते हैं। तो ये जो लोग होते हैं हॉकी प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर और डांसर, जिम्नास्ट, ये जो होते हैं अपने शरीर को जो है काफ़ी अच्छी तरीके से कंट्रोल करते हैं। शल्य चिकित्सक अपने जो है चीड़ फाड़ करते हैं, कहीं कैंची पकड़ते हैं तो इनकी उंगलियां जो हैं वो काफ़ी कंट्रोल होती हैं, कंट्रोल रखते हैं अपनी उंगलियों पर। तो शल्य चिकित्सक भी जो होते हैं उनके पास शारीरिक गतिक बुद्धि होती है। पायलट जो होता है उसके पास जो है शारीरिक गतिक बुद्धि होती है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगली जो दो इंटेलिजेंस हैं, अंतरावैयक्तिक बुद्धि यानी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस और दूसरी है अंतरावैयक्तिक बुद्धि यानी इंट्रोपर्सनल इंटेलिजेंस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए और कन्फ्यूजन होता है हिंदी वर्ड में, तो आप लोग इंग्लिश टर्म याद रखिएगा, इंटरपर्सनल और इंट्रोपर्सनल। आइए जानते हैं इनके बारे में। अंतरवैयक्तिक बुद्धि, इंट्रोपर्सनल इंटेलिजेंस, यानी किसी व्यक्ति का जो भाग है अंतरावैयक्तिक बुद्धि का वो अच्छे से विकसित है तो वो दूसरे व्यक्तियों को अच्छे से समझ पाएगा, दूसरे व्यक्तियों के दुख दर्द के बारे में अच्छे से जान पाएगा। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति जिनका अंतरावैयक्तिक बुद्धि वाला मस्तिष्क का हिस्सा अच्छे से विकसित होता है वो दूसरों को अच्छे से समझ पाते हैं, जैसे राजनेता, परामर्शदाता, अध्यापक, चिकित्सक, माता पिता और मनोवैज्ञानिक। आपने देखा होगा जैसे माता पिता आपको जो है देख कर जान जाते हैं कि आपको क्या लग रहा है, आप कैसा फील कर रहे हैं, दुखी फील कर रहे हैं या अच्छा फील कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो दूसरों के बारे में अच्छे से जानते हैं उनकी अंतरावैयक्तिक बुद्धि जो है वो काफ़ी डेवलप्ड होती है। और ऐसे व्यक्ति कौन होते हैं? राजनेता, परामर्शदाता, अध्यापक, चिकित्सक, माता पिता और मनोवैज्ञानिक। दूसरा होता है अंतरावैयक्तिक इंट्रोपर्सनल इंटेलिजेंस। इसमें इसको जो है आत्मबोधन भी कहते हैं, आत्मबोधन बुद्धि कहते हैं। तो इसमें जो व्यक्ति होता है वो खुद पर कंट्रोल रखता है, जैसे योगी और संत जो होते हैं खुद पर कंट्रोल रखते हैं, हर चीज़ पर वो भूख रोक लेते हैं। ठीक है, काफ़ी दिनों तक जो है वो तपस्या कर सकते हैं, यानी वो खुद पर जो है कंट्रोल रख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति जिनकी अंतरावैयक्तिक बुद्धि काफ़ी डेवलप्ड होती है वो खुद पर कंट्रोल रखते हैं और ये बुद्धि जो है आत्मबोधन कहलाती है और उदाहरण होता है योगी और संत। अगली बुद्धि है प्रकृतिवादी बुद्धि, नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस। यानी अगर किसी व्यक्ति के मस्तिष्क का वह भाग जो प्रकृतिवादी बुद्धि से जुड़ा हुआ है और वह अच्छे से विकसित है तो वो जो है प्रकृति के बारे में अच्छा नॉलेज रखेगा और वो प्रकृति से प्रेम करेगा, जैसे किसान है, जीव और वनस्पत वैज्ञानिक हैं। ठीक है, तो ये 8 इंटेलिजेंस होती हैं जो एनसीईआरटी के बुक में मिलती हैं। नवी इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ते हैं जो सन 2000 में जो है गार्डनर महोदय ने जोड़ी थी और प्रकृतिवादी बुद्धि जो है 1998 में जोड़ी थी अपने सिद्धांत में। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो अस्तित्ववादी बुद्धि, एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। देखिए ये जो बुद्धि होती है इसमें जो व्यक्ति होता है यानी जिस भी व्यक्ति का मस्तिष्क का वह भाग जो अस्तित्ववादी बुद्धि से जुड़ा हुआ होता है और वह अच्छे से विकसित होता है वह दार्शनिक और चिंतक हो सकता है। यानी वो जानता है जीवन के बारे में कि हमारा जीवन क्यों बना हुआ है, ठीक है, सत्य क्या है, ईश्वर क्या है, तो इनके बारे में जो जानता है वो अस्तित्ववादी बुद्धि वाला होता है। और ये कौन होते हैं? दार्शनिक और चिंतक। देखिए अब जानेंगे शिक्षा में बहुबुद्धि के सिद्धांत का उपयोग। तो क्या उपयोग है एजुकेशन में? वैयक्तिक भिन्नता। देखिए मैंने अभी आपको बताया है कि गार्डनर महोदय ने बताया है कि जो व्यक्ति होता है उसका मस्तिष्क जो है पार्ट्स में डिवाइड होता है और जो है कितने पार्ट्स होते हैं? 8 पार्ट होते हैं और इनसे जो है बुद्धियाँ जुड़ी हुई होती हैं। तो हर बच्चे में जो है एक स्पेशल इंटेलिजेंस होती है, हो सकता है वो गणित में अच्छा हो सकता है वो म्यूजिक में अच्छा हो। तो व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर जो है बच्चों को पढ़ाना चाहिए क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़ने में ही अच्छा हो सकता है वो खेलने में अच्छा हो। ठीक है, तो व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर जो है बच्चों को पढ़ाना चाहिए। अगला है कई तरीके से पढ़ाना चाहिए, कई मेथड से पढ़ाना चाहिए। कभी सिंगल मतलब कभी जो है आप पूरी क्लास को ऐसे बिठा के पढ़ा सकते हैं, कभी जो है ग्रुपिंग करके पढ़ा सकते हैं, कभी 4 का ग्रुप बनाया है, कभी 2 का ग्रुप बनाया है। ठीक है, तो
विधियां जो हैं, मेथड्स जो हैं, वो आप चेंज कर सकते हैं पढ़ाने के लिए। तो शिक्षा में बहुबुद्धि का जो सिद्धांत कहता है व्यक्तिगत गुणवत्ता के आधार पर पढ़ाना चाहिए और जो पढ़ाने के मेथड्स हैं उनको जो है चेंज करते रहना चाहिए। इनके सिद्धांत की आलोचना क्यों होती है? जब भी एग्ज़ाम में थोड़ा सा पेपर लेवल का बनता है तो बहुबुद्धि के सिद्धांत की आलोचना पर प्रश्न बनता ही बनता है। तो ये जो पॉइंट हैं 6, इनको अच्छे से पढ़िएगा। लिखा हुआ है अंतः संबंध बुद्धि में नहीं पाया जाता है, यानी जो इंटर रिलेशन होता है बुद्धि में नहीं पाया जाता है। गार्डनर महोदय कहते हैं ये जो इंटेलिजेंस है ये स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। मान लीजिए ये हमारा भाषाई बुद्धि वाला भाग है, ठीक है, और मान लीजिए एक्सीडेंट हो जाता है हमारा और ये जो भाषाई बुद्धि वाला भाग है और ये डैमेज हो जाता है, तो देखा जाता है कि ये जो और जो साथ हमारी बुद्धियां हैं, इंटेलिजेंस है, ये क्या करती हैं, इफेक्ट नहीं होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये कभी कभी होता है और ऐसा नहीं है, अंतःबुद्धि में संबंध जो है पाया जाता है। लेकिन जो गार्डनर महोदय हैं वो कहते हैं कि अंतः संबंध बुद्धि में संबंध नहीं पाया जाता है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा जो जो राइटर है उसकी गणित भी अच्छी हो सकती हो, अच्छा चित्रकार हो सकता है, तो इस पर जो है उनकी आलोचना होती है। मनचाहा जितनी बुद्धि बता दी। जो गार्डनर महोदय हैं पहले तो उन्होंने 7 बुद्धि बताई, फिर क्या कर दिया 8 बुद्धि बताई, फिर क्या कर दिया 9 बुद्धि बताई, यानी जितना मन हुआ वो बढ़ाते ही जा रहे हैं। और दूसरा है जो बुद्धि बताई वो प्रतिभाएं हैं, यानी जो भी इंटेलिजेंस बताई हैं वो क्या हैं, वो प्रतिभाएं हैं, ना कि वो इंटेलिजेंस है। अगली है जी फैक्टर, यानी सामान्य कारक जो है स्पेयरमैन का, उसकी जो है इन्होंने अवहेलना की है। यानी जन्मजात फैक्टर होता है जी फैक्टर, उसकी जो है इन्होंने अवहेलना की है। अगला है कोई नेचुरल टेस्ट नहीं है, यानी देखिए और कोई लैब टेस्ट नहीं है। देखिए बुद्धि को मापने के लिए आईक्यू नापने के लिए फार्मूला होता है ना, तो लैब में मापी जाके, तो उस पर कोई बात नहीं है, रिसर्चेबल नहीं है, यानी लैब में जो है इस पर कोई बात नहीं हुई है। मान लीजिए देखिए हम कैसे प्रयोग करेंगे, मान लीजिए ये तार्किक गणितीय बुद्धि है किसी बच्चों को, और किसी बच्चों को हम लैब में ले जाते हैं और ये मस्तिष्क का वह भाग है जो तार्किक गणितीय बुद्धि से जुड़ा हुआ है। मान लीजिए इस पर हम जो है पत्थर से वार कर देते हैं, फिर देखते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ता है दूसरी बुद्धि पर, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये लीगल है ही नहीं। तो कोई भी नेचुरल टेस्ट नहीं है और लैब में भी इसको हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए जो है इनके सिद्धांत की आलोचना होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका सिद्धांत यहीं पर समाप्त होता है। मैंने अभी आपको कहा था कि जब भी हमारा थ्योरी का पोर्शन खत्म होगा हम लोग कुछ महत्वपूर्ण MCQs करेंगे, तो उनको कर लेते हैं। और 6 प्रश्न हैं आपके लिए, और ये 6 प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है शारीरिक गतिक बुद्धि वाले कौन होता है? चित्रकार, मूर्तिकार, पायलट या संगीतकार? बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस वाला कौन होता है? तो ये होता है पायलट, सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण आदि के क्षेत्र से बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है? यानी कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण जो है वो बहुबुद्धि के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, या शोधारहित नहीं है। विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक ही क्षेत्र में प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक ही क्षेत्र में अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं होता है। तो आपका जो सी ऑप्शन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी एक ही क्षेत्र में प्रायः अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, ये जो है आलोचनात्मक दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ नहीं है, बाकी जो है जुड़े हुए हैं। तो आपका जो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। अगला है आत्मबोधन बुद्धि कौन सी होती है? अंतर्वैयक्तिक, अंतरावैयक्तिक, स्थानिक या प्राकृतिक? तो कौन सी होती है? इंट्रोपर्सनल अंतरावैयक्तिक जो होती है वो आत्मबोधन बुद्धि होती है। आपका बी ऑप्शन जो इसमें सही होगा। अगला है हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत सुझाता है कि बुद्धि को केवल बुद्धिलब्धि परीक्षा से निर्धारित किया जा सकता है। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुविधियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियां विकसित हो सके। तो मैंने अभी आपको बताया है कि जो बालक होता है उसके पास जो है एक विशेष बुद्धि होती है, तो उसको पढ़ाने के लिए जो है
विधियां चेंज करती रहनी चाहिए। तो आपका जो है बी ऑप्शन सही होगा। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुविधियों को एक रूपरेखा की तरीके से ग्रहण किया जाए। अगला है भाषिक बुद्धि। भाषिक बुद्धि किसके पास होती है? कवि, खिलाड़ी, चिकित्सक, नेता। तो भाषिक बुद्धि किसके पास होती है? अभी मैंने आपको बताया था, कवि के पास होती है। अगला है बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? रूसो, रास, गिलफोर्ड, गार्डनर ने। तो ये दिया है गार्डनर महोदय ने आपका जो है इसमें। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है अब समाप्त हुआ। अब पढ़ेंगे एनसीएफ 2005। ठीक है, बहुत ही अच्छा वीडियो है आपके लिए। अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हैं तो गारंटी देता हूँ एग्जाम में जो भी प्रश्न इससे आएंगे सभी आप सही करके आएंगे। तो एनसीएफ 2005 अब पढ़ते हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, जिसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा क्या कहती है? मतलब ऐसी शिक्षा के बारे में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 बात करती है कि जो शिक्षा होनी चाहिए वो रटंत नहीं होनी चाहिए, व्यवहारिक होनी चाहिए और जो हमारा सर्वांगीण विकास करे, ऐसी शिक्षा के बारे में बात करती है एनसीएफ 2005। पहला पॉइंट लिखा हुआ है, एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में सुधार लाने हेतु अपनाया गया एक सुधारात्मक कदम है एनसीएफ 2005। देखिए, एनसीएफ 2005 का मेन मोटिव, मेन फार्मूला है बिना बोझ के शिक्षा, यानी लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी बिना बोझ की शिक्षा जो है दी जानी चाहिए। अगला पॉइंट लिखा हुआ है, पाठ्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहारिक होना चाहिए। व्यवहारिक होना चाहिए, ना कि सैद्धांतिक। बिना बोझ के शिक्षा देनी चाहिए। ये नहीं कि बच्चा जो है उसको इतना काम दिया जाए कि वो दिन भर काम ही करता रहे, उसका सरदर्द होने लगे काम करते करते। तो नहीं, एनसीएफ 2005 कहती है कि बच्चे को जो ज्ञान दिया जाए वो व्यवहारिक होना चाहिए और करके सीखने पर जोर दिया जाना चाहिए। तो इसका मेन फार्मूला है बिना बोझ के शिक्षा, लर्निंग विदाउट बर्डन। भारत सरकार के एमएचआरडी, मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एनसीएफ 2005 की जो है समिति बनाई गई थी। एग्जाम में पूछा जाता है कि जो एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो ये थे प्रोफेसर यशपाल जी। एनसीएफ 2005 14 और 19 जुलाई 2004 की बैठक का परिणाम है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। बहुत ही बार पूछा जाता है कि एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे प्रोफेसर यशपाल जी। ठीक है, तो इन महत्वपूर्ण पॉइंट्स को याद रखिएगा। अब हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण सिद्धांत, यानी मेन पॉइंट्स कौन से हैं जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी पर जो है प्रश्न बनते हैं। तो इनका पहला सिद्धांत है एनसीएफ 2005 का, ज्ञान को केवल विद्यालय तक सीमित न रखा जाए। यानी अगर विद्यालय में गिनतियाँ सिखाई जा रही हैं 1 से 100 तक, तो केवल गिनतियाँ ही नहीं आनी चाहिए, गिनतियों का उसे उपयोग करना भी आना चाहिए, जैसे सिक्के गिनने में, पैसे गिनने में। ठीक है, तो ज्ञान को केवल विद्यालय तक ही ना सीमित किया जाए, उसे जो है विद्यालय के बाहर भी लाया जाए, यानी व्यवहारिक जीवन में भी उसे उतारा जाए। जैसे उसे हिंदी, छोटा आ से ज्ञा तक जो है उसे हिंदी वर्णमाला आती है, ए टू जेड इंग्लिश वर्णमाला आती है, तो केवल उसे यही नहीं याद होना चाहिए, उसे व्यवहारिक जीवन में भी उतारना आना चाहिए। अगला है, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से स्वतंत्र किया जाए। देखिए, वर्तमान में क्या है, हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा तुम्हें हाई स्कूल में 90% अंक लाने हैं, 12th में 92% अंक लाने हैं। मतलब देखा जाए तो वर्तमान में एजुकेशन का मतलब है रटना, पढ़ना और नंबर्स अच्छे लाना। लेकिन एनसीएफ 2005 ये नहीं कहता है। एनसीएफ 2005 ये कहता है कि पढ़ाई को रटंत प्रणाली से स्वतंत्र रखा जाए, बच्चे को जो है करके सीखने पर जोर दिया जाए। एनसीएफ 2005 कहती है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे का सर्वांगीण विकास करे, मन, मस्तिष्क और आत्मा, यानी हर पहलू को प्रभावित करे शिक्षा। परीक्षा को लचीला बनाया जाए। देखिए, परीक्षा को इतना कठोर नहीं बनाया जाए कि बच्चा जो है परीक्षा के नाम से ही डरे। ठीक है, तो परीक्षा को जो है, एग्ज़ाम को जो है लचीला बनाया जाए। क्लास 10th की परीक्षा को ऐच्छिक रखा जाए, यानी जो बच्चा विज्ञान वर्ग लेना चाहता है तो विज्ञान ले सके, कला वर्ग लेना चाहता है तो कला वर्ग ले सके, इंग्लिश लेना चाहता है तो इंग्लिश ले, संस्कृत लेना चाहता है तो संस्कृत ले। तो परीक्षा जो है, एग्जाम जो है वो लचीला होना चाहिए। ठीक है, देश के लिए चिंतन का विकास। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो देश के प्रति होनी चाहिए, यानी देशभक्ति को सिखाए,
यानी आप जिस धरती पर पैदा हुए हैं उसके प्रति आप कृतज्ञ बने, देश के प्रति कृतज्ञ बने। ये नहीं हमारा परिवार हमारा घर, ये नहीं होना चाहिए। मतलब सोशल डेवलपमेंट जो है अच्छा होना चाहिए। जिसके अंदर सोशल डेवलपमेंट अच्छा होगा वो अच्छी तरीके से डेवलप होगा, यानी वो अच्छी तरीके से समाज का विकास करेगा। तो देश के लिए चिंतन का विकास होना चाहिए, यानी देश के बारे में बताना चाहिए, देश के संस्कृति के बारे में शिक्षा में बताना चाहिए। जैसे चाइना वाले होते हैं, चाइना वाले क्या करते हैं, उनका परिवार चाइना है, उनका घर चाइना है, उनका समाज चाइना है, मतलब सब देसी है। तो अपने इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए, ये बात करता है एनसीएफ 2005। तो ये महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इनको आपको याद रखना है। अभी तो हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, उसके बाद जो आपको लास्ट में है कुछ प्रश्न मिलेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आपने मेरे वीडियो से कितना सीखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ सजेशंस हैं कि क्या करना चाहिए शिक्षा देते वक्त, एजुकेशन में हमें क्या करना चाहिए। एनसीएफ 2005 कहता है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए, यानी साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक, इस प्रकार के जो है मूल्यांकन होने चाहिए। और व्यापक मूल्यांकन में जैसे व्यक्ति के जो सभी पक्ष हैं उनकी भी बात होनी चाहिए। ठीक है, खेल का महत्व, खेल के महत्व के बारे में भी बात की है एनसीएफ 2005। भाई देखिए, खेल खेल में बच्चा जो है ज़्यादा सीखता है। अगर आप उसे जो है एक क्लास में ऐसे ही बिठा देंगे और डंडा लेकर उसे पढ़ाएंगे तो वो नहीं सीखेगा। लेकिन अगर आप उसे खेल के माध्यम से पढ़ाएंगे तो वो स्वतंत्र रूप से हंसी खुशी होकर सीखेगा। ठीक है, जीवन से जोड़ना, देखिए जो भी शिक्षा दी जाए वो जीवन से जुड़ी हुई होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि गिनतियाँ सिखा दी जाएँ अगर क्लास में, तो बच्चा जो है उसे अपने व्यवहारिक जीवन में भी उपयोग कर सके। व्यवहारिक शिक्षा के बारे में सबसे पहले बात की थी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो है व्यवहारिक शिक्षा के बारे में सबसे पहले बात की है अपने निबंध सभ्यता और प्रगति में। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। संवैधानिक मूल्यों का विकास, ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जो संवैधानिक मूल्यों के बारे में बात करे। मोटी मोटी किताबों को बेकार माना गया है। देखिए, मोटी मोटी किताबें जो हैं उनको बेकार माना गया है। बच्चों को जो है समझाकर, एक्सपेरिमेंटल, प्रयोगात्मक कार्य करके जो है, रचनात्मक कार्य करके जो है शिक्षा देनी चाहिए। मुक्त वातावरण करके सीखने पर जोर, यानी स्वतंत्र, फ्रीडम होनी चाहिए बच्चों को सीखने के लिए। ये नहीं कमरे में बंद कर दिया और बस वहीं बैठे हैं वो सीख रहे हैं। तो बच्चों को जो है मुक्त वातावरण जो है देना चाहिए और उन्हें करके सीखने पर जोर देना चाहिए। 6 महीने में शिक्षक को प्रशिक्षण दिया जाए। एनसीएफ 2005 कहता है कि जो टीचर है उसे जो है 6 महीने में एक बार जो है प्रशिक्षण देना चाहिए। शिक्षा बच्चों के स्तर के अनुसार होनी चाहिए। जो भी एजुकेशन है वो बच्चों के स्तर के अनुसार होनी चाहिए। अगर आप कक्षा 5 के बच्चे को जो है रेखागणित सिखा देंगे हाई लेवल की, कक्षा 9th एंड 10th की, तो वो नहीं सीख पाएगा। तो स्तर के अनुसार जो है बच्चों को सिखाना चाहिए। रोजगार परक शिक्षा शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को जो है रोजगार दिलाए। ठीक है, क्योंकि इस समय का सिस्टम देखें या पहले का सिस्टम देखें तो शिक्षा क्या है, एजुकेशन हम क्यों लेते हैं, जिससे कि हम अपना रोजी रोटी चला सकें। ठीक है, एजुकेशन क्या है, स्कूल में जाएंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे अंक लाएंगे, 10th पास करेंगे, 12th पास करेंगे, ग्रेजुएशन पास करेंगे, फिर उसके बाद क्या है, हम जॉब करेंगे। तो रोजगार जो है, रोजगार परक शिक्षा होनी चाहिए। पाठ्य सहगामी क्रियाएं जैसे संगीत, कला, नृत्य, एनसीसी आदि का समावेश शिक्षा में होना चाहिए। देखिए, पाठ्य सहगामी क्रियाएं जैसे संगीत है, कला है, नृत्य है, इन पर भी बात होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा इनके माध्यम से भी जो है रोजगार प्राप्त करता है और ख्याति प्राप्त करता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, संगीत में मन लगता है, कला में मन लगता है, नृत्य में मन लगता है, खेल में मन लगता है, एनसीसी में मन लगता है। तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं के साथ साथ उनको इस बारे में भी पाठ्य सहगामी क्रियाएं मतलब जो नॉर्मल सी एजुकेशन चलती है उसमें पाठ्य सहगामी क्रियाओं को भी शामिल करना चाहिए। लिखा गया है, अगला पॉइंट है, कक्षा 5, 8 और 11 के लिए बोर्ड एग्जाम नहीं होने चाहिए। पुरस्कार सीमित, दंड वर्जित। देखिए, पुरस्कार जो है वो एक सीमित मात्रा में होना चाहिए।
अगर हम किसी बच्चे को रोज़ पुरस्कार देंगे तो पुरस्कार की वैल्यू ही ख़त्म हो जाएगी। दंड जो है वो वर्जित होना चाहिए। बच्चों को जो है दंड नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर आप दंड देंगे तो उनके अंदर हीन भावना आ जाएगी। ठीक है, तो पुरस्कार सीमित, दंड वर्जित होना चाहिए। निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण, समस्या का पता लगाना निदान और उसका उपचार करना उपचारात्मक शिक्षण। अगर किसी बच्चे को कोई समस्या है तो उस समस्या का पता लगाना निदान और उस समस्या का हल करना उपचारात्मक शिक्षण होता है। तो इन दो पहलुओं को भी टीचर को पता होना चाहिए। मातृभाषा के साथ अंग्रेजी पढ़ाना। देखिए, मातृभाषा के साथ जो है बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज भी सिखानी चाहिए, क्योंकि ग्लोबल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। पूर्व ज्ञान का उपयोग। देखिए, जो भी बच्चे ने पूर्व ज्ञान सीखा हुआ है उसको जोड़कर सिखाने से जो है बच्चा अच्छे से सीखता है। तो पूर्व ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। परीक्षा का डर दूर करना, परीक्षा के डर को जो है, एग्ज़ाम के फियर को जो है दूर करना चाहिए। कक्षा 1 से 12 तक कब कैसे क्या पढ़ाना है, इसके बारे में बात की है एनसीएफ 2005 में। एनसीएफ 2005 में बात हुई है कि कक्षा 1 से 12 तक कब पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और क्या पढ़ाना है, इसके बारे में इसमें बात हुई है। अब देखेंगे हम लोग कुछ प्रश्नों को, और जितने भी प्रश्न आप सही करते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रश्न हमारा पहला, एनसीएफ 2005 बल देती है करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर, या ये सभी। एनसीएफ 2005 जो है करके सीखने पर बल देती है। आपका पहला ऑप्शन जो है इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 की अध्यक्षता किसने की? प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर भंडारकर, प्रोफेसर अशोक मेहता, प्रोफेसर बलवंत राय। तो एनसीएफ 2005 की अध्यक्षता किसने की है? बिल्कुल सही जवाब, प्रोफेसर यशपाल ने। अगला है, एनसीएफ 2005 की शुरुआत रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से हुआ है? सभ्यता और संस्कृति, सभ्यता और कानून, सभ्यता और प्रगति, या इनमें से कोई नहीं। तो एनसीएफ 2005 की जो शुरुआत है व्यवहारिक शिक्षा के बारे में रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस निबंध में बताया आपने? तो सभ्यता और प्रगति निबंध में बताया है। सी ऑप्शन आपका सही होगा, मैंने आपको अभी बताया है, पहले ही बताया था इसके बारे में। अगला एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई को रटंत्र प्रणाली से मुक्त रखना, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, बच्चे का सर्वांगीण विकास। तो मार्गदर्शी सिद्धांत कौन सा नहीं है? अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, मातृभाषा में शिक्षा देने पर बात करती है एनसीएफ 2005। ठीक है, अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधार का सुझाव दिया गया है? 10वीं परीक्षा ऐच्छिक, प्रतियोगिता परीक्षाएं ऐच्छिक, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सुझाव जो है एनसीएफ 2005 देता है? तो एनसीएफ 2005 जो है पहला ऑप्शन इसका सही होगा। 10वीं परीक्षा जो है वो कैसी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए ऐच्छिक। आपका पहला ऑप्शन जो है इसमें सही होगा।